हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम एक पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और दूसरा हम इसी में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों टॉपिक हमारे रहेंगे, तो जब तक ये दोनों टॉपिक कवर ना होंगे हम पढ़ाते रहेंगे आपको। और आप अपना पेन निकालो और नोटबुक निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से ही बोला था, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आ गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत आसान है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाली वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो देख लो, तब जाके आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ में आएगा। हम पहले यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब बना लेते हैं। लिखो पहला पॉइंट, लिखो गोल्डस्टीन इन 1886 discovered the existence of a new type of rays. Discovered the existence of new type of rays. ठीक है, in the discharge tube. ठीक, तो आप देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो गोल्डस्टीन था, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था एक नए टाइप की रेज। कहाँ? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वही लिखा है ना ये, डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ रेज, मतलब कुछ और टाइप की रेज डिस्कवर की थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक, आगे पॉइंट देखते हैं, आपको सब समझ में आएगा। अब देखो आप दूसरा पॉइंट, ही यूज्ड the perforated cathode. ठीक, he used the perforated cathode in the discharge tube. In the discharge tube मतलब गोल्डस्टीन ने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड यूज कर दिया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। देखो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो हमने देखा था एनोड को परफोरेट कर दिया था और यहाँ से रेज निकल के यहाँ जाके टकरा रही थी और हमें पता चल रहा था। इस टाइम क्या कर दिया, कैथोड को परफोरेट कर दिया था, मतलब कैथोड के बीच में ऐसे होल्स कर दिए थे, ये होल्स हो गए कैथोड के बीच में। ठीक है, अच्छा अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। On passing the electric discharge at low pressure, ठीक है, he observed a new type of rays streaming behind the cathode. He observed the new type of rays streaming behind the cathode. Streaming behind the cathode. ठीक, तो आप इस पॉइंट को पढ़ो। यहां बोल रहा है कि ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, मतलब जब क्या किया, कैथोड को परफोरेट करके उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट यहां से डाल दिया इस ट्यूब के अंदर। वही सेम प्रोसेस, गैस को लिया और इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिया। ठीक है, क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्ड, कुछ उसने ऑब्जर्व किया, न्यू टाइप ऑफ रेज, मतलब कुछ नई रेज। ठीक है, स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड, मतलब वो इस कैथोड के इस तरफ स्ट्राइक कर रही थी। ठीक है, मतलब ऐसे हम दिखा सकते हैं कि एनोड की तरफ से निकल रही थी, ऐसे जा रही थी। ठीक है, नई रेज इस तरफ से निकल रही थी और इन होल्स में से पास होके, ये जो कैथोड के होल्स है ना, इसमें से पास होके यहाँ जाके टकरा रही थी। ठीक, उसने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, दीज रेज, मतलब ये जो रेज थी, दीज रेज वर कॉल्ड एज एनोड रेज। एनोड रेज मतलब इन रेज को बोल दिया गया एनोड रेज, क्योंकि ये कैथोड के पीछे टकरा रही थी और आपको पता है जो कैथोड के पीछे टकरा रही हैं वो कहाँ से निकली होंगी, एनोड से निकली होंगी, तो इसलिए इसको बोल दिया था एनोड रेज, या फिर कैनाल रेज भी बोला था,
कैनाल रेज किस लिए बोला, क्योंकि आपको पता है कैथोड के बीच में छोटे छोटे होल्स किए ना, होल्स को ही कैनाल्स बोलते हैं, तो कैनाल्स के बीच में से ये रेज पास होके यहाँ टकरा रही थी, इसलिए इनको बोल दिया कैनाल रेज। ठीक है, तो एनोड रेज को कैनाल रेज भी बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एक चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। ठीक, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, इसी तरह हम देखेंगे एनोड रेज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखो आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में कि उन्होंने क्या किया था, इसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया था, उसका शेडो बन रहा था, तो वहां से पता चला था कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी तरह सेम यहाँ भी रखा था कुछ, इसका भी शेडो बन गया था, तो इसका मतलब एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी देखो प्रॉपर्टी, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स की बनी थी। कैसे पता चला होगा, आपको पता है पैडल रखा होगा, वो पैडल रोटेट करना स्टार्ट हो गया होगा इस केस में भी, तो ये प्रॉपर्टी वहां से आई कि मटेरियल पार्टिकल्स की एनोड रेज बनी हुई है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, कैसे अप्लाई करते हैं, इधर रख दो प्लस वाला साइन, इधर रख लो माइनस वाला। ठीक, तो आप देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कि जब इन रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके देखा गया, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये एनोड रेज है ना, तो इस तरफ जा रही थी, नेगेटिव की तरफ। तो आप देखो, जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है वो खुद कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, दिस इंडिकेट्स they are positively charged, positively charged। ठीक है, यही पता चल रहा है ना यहाँ से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होता है, जो खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वही यहाँ से लिख दिया कि वो एनोड रेज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फोर्थ लिखो प्रॉपर्टी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई उस टाइम क्या हुआ, दे आर डिफ्लेक्टेड, ठीक, इन अ डायरेक्शन expected for positively charged, positively charged। ठीक, मतलब जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, वो कैसे डिफ्लेक्ट हुई, एनोड रेज वो वैसे ही डिफ्लेक्ट हुई जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज रेज डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। वही लिखा है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड they are deflected in a direction expected for positively charged। Fifth property, charge to mass ratio of the particles in the anode rays, of the particles in the anode rays depends upon nature of gas taken in discharge tube, depends on nature of gas
taken inside discharge tube। ठीक है, इस पॉइंट को समझो आप। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन द एनोड रेज, मतलब जो एनोड रेज में पार्टिकल्स थे उनकी जो चार्ज टू मास रेशियो थी, हमने देखा था पिछले वाली वीडियो में चार्ज टू मास E/m रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन द एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब वो जो चार्ज टू मास रेशियो थी एनोड रेज के केस में वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? डिफरेंट गैसेस के ऊपर। मतलब जो गैस हम यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे थे उसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी क्या? चार्ज टू मास रेशियो। सपोज अगर मैं बोलूँ आपसे हाइड्रोजन गैस रख दी है तो चार्ज टू मास रेशियो अलग आएगी, अगर हीलियम गैस रख दी है तो अलग आएगी। मतलब डिफरेंट गैस के ऊपर डिपेंड कर रही थी एनोड रेज के केस में। देखो 6 पॉइंट देखो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट E/m ratio was maximum. E/m ratio was maximum when hydrogen gas was taken in discharge tube. When hydrogen gas was taken inside discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब, इस पॉइंट को पढ़ो। देखो ये ऑब्जर्व किया गया था कि E/m रेशियो, देखो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट E/m रेशियो वाज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब ये ऑब्जर्व किया गया था कि E/m रेशियो मैक्सिमम आ रही थी उस टाइम जब हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया था। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया था। आई समझ आपको? अब देखो यहाँ VII ये प्रॉपर्टी, दिस indicates that ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन आर लाइटेस्ट। पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर लाइटेस्ट। ठीक, देखो ये दोनों पॉइंट जो है ना इसको समझो, ये क्या बोल रहे हैं। देखो पहली बात ये है कि E/m रेशियो हर टाइम डिफरेंट आ रही थी, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए E/m रेशियो डिफरेंट आ रही थी। E/m रेशियो क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो। ठीक, अच्छा ये ऑब्जर्व किया गया कि E/m रेशियो वाज मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब E/m रेशियो हाइड्रोजन गैस के केस में क्या थी? मैक्सिमम थी E/m रेशियो। ये E/m चार्ज टू मास हाइड्रोजन गैस केस में क्या थी? मैक्सिमम थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप देखो E/m रेशियो मैक्सिमम कैसे आ सकती है? E/m रेशियो मैक्सिमम कब आएगी? जब ये मास बहुत छोटा होगा। ठीक है, आपको पता है ना, मैं आपसे बोलूं एक बार हमारे पास है 8/10। ठीक, तो एक बार है हमारे पास 8/2। ठीक, तो आप देखो इन दोनों में से किस में ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा आएगा? तो आपको पता है इस केस में 4 आएगा ओवरऑल रिजल्ट, है ना, और इस केस में क्या आएगा? 8/10 है ना, तो 8/10 करोगे तो पॉइंट लगेगा 0 आएगा, तो यहाँ आएगा 0.8। ठीक, आप देखो इस केस में क्या आ रहा है? ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, इस केस में कम आ रहा है। तो देखो जब ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है उस टाइम क्या था? 8/2, मतलब ये जो डिनोमिनेटर था ये कम था, लेकिन जब ये रिजल्ट कम आ रहा है उस टाइम ये जो डिनोमिनेटर था ये ज़्यादा था। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर E/m रेशो मैक्सिमम आई, मतलब बहुत ज़्यादा आई, तो इसका मतलब ये मास क्या था? बहुत कम था। ठीक है, ये केस लग जाता है ना यहाँ। अगर मास, सपोज ये मास है तो ये 8 चार्ज है, तो अगर मास कम होगा तो E/m रेशो क्या आएगी? मैक्सिमम। तो ये देखो ना मैक्सिमम आई समझ। ठीक, यहाँ से आप ये याद रखो कि E/m रेशो अगर मैक्सिमम आएगी इसका मतलब मास कम होगा। ठीक, तो वही लिखा है, दिस इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस और लाइटेस्ट। आप देखो अगर मास कम होगा तो पार्टिकल का मास कम है तो पार्टिकल्स हल्के होंगे, हल्के को बोलते हैं हम लाइटेस्ट, मतलब लाइट होंगे। ठीक है, वही लिखा है कि जो पॉजिटिव आयंस मतलब कौन से? जो यहाँ आके टकरा रहे थे, कैथोड के पीछे पॉजिटिव ही थे ना वो। ठीक है, वो जो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस के केस में बने थे वो कैसे थे? सबसे लाइटेस्ट थे, सबसे हल्के थे। ठीक, अब आप देखो यहाँ ऐसे करके लिखो, दीज lightest positively charged particles were named protons. These lightest
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वर नेम्ड एज प्रोटॉन्स। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अभी मैं यहाँ बोल रहा था कि यहाँ से रेज आ गई, अभी मैं पार्टिकल्स क्यों बोल रहा हूँ? आपको पता है कि वो सारे एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा था ना कैथोड रेज के केस में, वही सेम है। तो वो पार्टिकल्स जिससे एनोड रेज बनी है उन्हीं को ही प्रोटॉन बोल दिया था, वही लिखा है मैंने कि वही। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये किसके केस में बोला था? हाइड्रोजन के केस में बोला था। ऐसा नहीं कि हर एक गैस ले लो तो वहाँ से वो प्रोटॉन बोलेंगे, उसको वो नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ बोला था उन्होंने हाइड्रोजन गैस के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के केस में E/M रेशो मैक्सिमम आ रही थी, तो लग रहा था कि मास बहुत कम है, तो मतलब सबसे हल्के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आ रहे थे यहाँ से हाइड्रोजन के केस में। वही लिखा था ना यहाँ कि पॉजिटिव आयंस फाउंड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस और लाइटेस्ट, मतलब हाइड्रोजन गैस के केस में सबसे हल्के पार्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, सबसे हल्के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ स्ट्राइक कर रहे थे, तो वही जो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उन्हीं को ही बोल दिया था प्रोटॉन्स। तो आप देखो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम? ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल्स जिनसे एनोड रेज बनी हुई थी उन्हीं को प्रोटॉन बोल दिया, ठीक, और वो पार्टिकल जिनसे कैथोड रेज बनी हुई थी उन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको साफ करते हैं, थोड़ा आगे चलो। लिखो, प्रोटॉन्स वर कैरेक्टराइज्ड इन 1919, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद 1919 में प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, ये कुछ दिया गया था, तभी लिखा है प्रोटॉन्स वर कैरेक्टराइज्ड, और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं वो दिए गए थे। द चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन, द चार्ज एंड mass of the proton were determined in the same manner, were determined in the same manner, in the same manner, ठीक है, as डिस्कस्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज और मास, देखो लिखा है चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन वर डिटरमाइंड इन द सेम मैनर एज डिस्कस्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज और मास जो था प्रोटॉन का वो उसी तरह डिटरमाइन किया गया था जैसे इलेक्ट्रॉन का किया गया था। वो मैंने आपको पढ़ाया था कैसे किया गया था, ठीक। अच्छा, उसके बाद लिखो चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन टू बी, ये आई थी हमारे पास 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ये आई थी हमारी चार्ज टू मास रेशो, मतलब कौन सी रेशो? E/M रेशो। कितनी आई थी? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। देखो ये कैसे आई थी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लो इतनी होती है। चार्ज टू मास कितनी आई थी प्रोटॉन के लिए? इतनी। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली थी उस टाइम जो पार्टिकल्स वहाँ से निकले थे उनको प्रोटॉन बोला गया था, बाकी किसी गैस के लिए नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस याद रखना आप। चलो ठीक है, चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन के लिए कितनी आई थी? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। अच्छा, उसके बाद charge on proton is opposite, ठीक, but equal in magnitude, ठीक है, to the charge on electron, ठीक। यहाँ लिखा है कि प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज उतना ही निकाला गया था जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था उसका साइन अलग था लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था। वही लिखा है चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अपोजिट, मतलब चार्ज अपोजिट था प्रोटॉन के ऊपर लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल था। तो अब आप मुझे बताओ कितना चार्ज होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था ना 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये निकाला था, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस था, यहाँ क्या होगा? प्लस। बस ये चार्ज आ गया प्रोटॉन का, चार्ज निकाल दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखो चार्ज आ गया हमारे पास ई होता ना चार्ज, और E/M रेशो भी आ गई। इन दोनों को कंबाइन करके मास ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन
mass of proton was found to be 1.673 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, इतना आया था मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली सेम, as the mass of hydrogen atom, मतलब मास कितना आया था प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। इसको आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिकली किसके सेम था, जितना मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था उतना ही था। ठीक है, आई समझ। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और प्रोटॉन का मास कितना था, जितना हाइड्रोजन है उतना ही मास उसका है। ठीक, वही लिखा है। आगे एक पॉइंट लिखो, एंड is about 1837 times the mass of an electron, and is about 1837 time the mass of electron, ठीक है। आई समझ आपको। ये क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोटॉन का मास था वो कितना आया था, उतना ही आया था जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है, उतना ही प्रोटॉन का मास था। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फिर आप देखो अगर मैं प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करूं, कैसे करूंगा, इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1837 टाइम क्या था, बड़ा था। किसका मास, प्रोटॉन का मास। आई समझ आपको। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा हुआ या प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ। ठीक, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, यहाँ कुछ ऐसे करके 10 raised to power minus 28 ग्राम था, लेकिन यहाँ कितना है 10 raised to power minus 24 ग्राम है। ठीक, आई समझ। तो आप देखो माइनस में जो बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है, छोटी होती है वो बड़ी होती है। देखो यहाँ -24 है और यहाँ -28 है, तो ये वाला बहुत छोटा है इससे। ठीक, यहाँ -24 ग्राम है, -28 ग्राम है, तो ये वाला कितना है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, कम था। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, बोलते हैं कि उसका मास है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रोटॉन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो हेंस अ प्रोटॉन is defined as a fundamental particle ठीक, ऑफ एटम। आप मुझे बताओ ये जो चार्ज आया था इसका, इतने चार्ज को क्या बोला था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बोला था ना। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था, -1 यूनिट, और प्रोटॉन के केस में क्या होगा, डायरेक्ट उसका अपोजिट है तो +1 यूनिट होगा। ठीक, आई समझ आपको। तो अ प्रोटॉन इज डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, कैरिंग 1 यूनिट, क्या लिखूं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज and having a mass nearly equal to the mass of an atom of hydrogen atom। तो आप देखो यहाँ से जो हमने डिस्कवरी पढ़ी ना उसमें से प्रोटॉन की डेफिनेशन आ गई। प्रोटॉन इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज होता है, और उसका मास होता है किसके बराबर, देखो हैविंग अ मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसका मास कितना होता है, जितना हाइड्रोजन के एक एटम का मास है उतना मास होता है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको फिर रिप्लाई करके कन्फ्यूजन क्लियर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेम वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, बस इस टाइम क्या कर दिया था, कैथोड को परफोरेट कर दिया था, तो उस तरफ से एनोड से कुछ रेज आ रही थी, आके इस तरफ टकरा रही थी, तो हमें पता चला था कि एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं, तो फिर हमने उन रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए थे, तो सेम इलेक्ट्रॉन की तरह वो शेडो बना रही थी या फिर पैडल को रोटेट कर रही थी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाई तो किसकी तरफ जा रही थी, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ वो जाती है जो प्लस वाली होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, उन रेज के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनकी जो E/M रेशो आ रही थी हर एक गैस के लिए अलग आ रही थी। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के केस में वो मैक्सिमम आ रही थी, तो हमने यहाँ से ये बोल दिया कि हाइड्रोजन के केस में जो रेज वहाँ से आती हैं उन रेज के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को ही प्रोटॉन बोल दिया। ठीक, फिर उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया था, सेम वैसे ही इसका चार्ज और मास कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि इसका चार्ज तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, इसके ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने बोल दिया इसका चार्ज कितना होता है, +1 यूनिट होता है। ठीक, और देखो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, मास इसका इतना होता है जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है उतना ही होता है। ठीक, या हमने इसको ऐसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम इसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था कि हम इलेक्ट्रॉन का मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत छोटा होता है प्रोटॉन के कंपेरिजन में, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ठीक, वहाँ से जाके ये डेफिनेशन आई थी, अ प्रोटॉन इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग अ मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है जिसके ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज होता है और मास होता है कितना, जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारी होगी थी प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डेफिनेशन। तो चलो अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। ये लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम यहाँ ये सीख लेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की क्यों थी, न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन भी होगा एटम के अंदर। तो ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। मोज़िले इन 1913 performed experiments ठीक है, to determine the exact quantity of quantity of charge present on the nucleus, quantity of charge present on the nucleus। आप यहाँ ये मान लो कि एटम होता है जो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक, न्यूक्लियस होता है ये वाला, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। ये थोड़ा सा आइडिया रख लो आप दिमाग में, इतना बाद में बहुत पता चलने वाला है आपको। चलो ठीक है, देखो मोज़िले इन 1913, मतलब 1913 में मोज़िले ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज देखने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर। वही लिखा ना, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है वो देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, present on the nucleus was called the atomic number of the element, was called the atomic number of the element। मतलब इस पॉइंट को आप पढ़ो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, मतलब मोज़िले ने 1913 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज दिखाने के लिए। आप मुझे बताओ एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, +1 यूनिट, है ना। 2 का कितना होगा, +2, 3 का कितना होगा, +3, मतलब 4 प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा, +4 यूनिट। ठीक, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस वाज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इसने क्या किया था मोज़िले ने, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था न्यूक्लियस के ऊपर उसको एटम का एटॉमिक नंबर बोल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंस ईच यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज corresponds to 1 proton, corresponds to 1 proton, ठीक है। Therefore atomic number was equal to number of proton present on nucleus, was
इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आप यहां से देखो क्या लिखा है यहाँ, सिंस ईच यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 1 प्रोटॉन, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक प्रोटॉन, इसलिए एटॉमिक नंबर वाज इक्वल टू, मतलब मोज़िले ने बोल दिया था कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना था 1। तो अगर मैं बोलूँ किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा। अगर 9 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 9, अगर 20 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से बोली थी। आगे देखो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो। आप देखो मेन पॉइंट, देखो इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, सिंस प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट मास, सिंस प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट मास, ठीक है, यहाँ से आप ये बोल सकते हो प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट मास बोल दिया था, जो प्रोटॉन का मास आया था ना इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा था तो उसको 1 यूनिट मास बोल दिया। सिंस प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट मास, therefore mass of atom was calculated from the number of protons, was calculated from the number of protons present in the nucleus, in the nucleus। आगे ब्रैकेट में लिखोगे रिमेंबरिंग इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, रिमेंबरिंग इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास। ठीक, आप देखो ये पॉइंट, इसको समझो। आप देखो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन का मास कुछ ना कुछ है, तो एटम का मास किसकी वजह से होगा, आपको पता है एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऐसा होता है। देखो इस टाइम क्या था, इस टाइम उनको ये पता नहीं था कि एटम में न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनको बस यही लग रहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, ये चीज़ तो मैंने आपको बस याद रखने के लिए बताई, लेकिन इस टाइम उनको इतना पता नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन का उस टाइम पता ही नहीं था, इसके बाद न्यूट्रॉन का पता चला था ना, वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सिंस प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट मास, कि प्रोटॉन का 1 यूनिट मास है, देयरफॉर मास ऑफ एटम वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप देखो उस टाइम सिर्फ ये पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो आप देखो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो एटम का मास किसकी वजह से होगा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं, तो एटम का मास किसकी वजह से होगा, फिर प्रोटॉन की वजह से। तो वही लिखा है देयरफॉर मास ऑफ एटम वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटम्स का मास उस टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था साइंटिस्ट ने, कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख के। देखो अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उन प्रोटॉन का मास होगा, तो वही बोल दिया था कि वो एटॉमिक मास होता है। ठीक, आगे लिखा है रिमेंबरिंग इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये मान लिया था कि उसका मास है ही नहीं, तो देखो प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करके एटम का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आगे हुआ क्या, देखो इस पॉइंट को रेड से लिखते हैं। होएवर फॉर एनी एलिमेंट, होएवर फॉर एनी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, this mass was found to be less than actual mass of atom। ठीक, अब देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को लेके मास कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए हाइड्रोजन को छोड़ के, मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए क्या हो रहा था, दिस मास वाज फाउंड टू बी लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम। मतलब जब उन्होंने प्रोटॉन को लेके मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो वो जो मास आ रहा था सिर्फ प्रोटॉन को लेके, वो क्या आ रहा था, कम आ रहा था। यहाँ लिख दो कम, किससे कम आ रहा था, एटम है ना जो पूरा, उसका जो एक्चुअल मास है उस मास से
जो मास प्रोटॉन को लेके कैलकुलेट किया गया था वो मास कम आ रहा था, आई समझ आपको। लेकिन किस केस में बराबर आ रहा था? सिर्फ हाइड्रोजन के केस में इक्वल आ रहा था, मतलब जो मास प्रोटॉन को लेके कैलकुलेट कर रहे थे वो और एक्चुअल मास दोनों बराबर आ रहे थे हाइड्रोजन के केस में। लेकिन बाकी वाले एलिमेंट्स के एटम्स थे जो, उनके केस में क्या हो रहा था, जो हमारा मास था, कौन सा मास, प्रोटॉन को लेके जो कैलकुलेट किया था वो वाला, और जो एटम का एक्चुअल मास था वो दोनों डिफरेंट थे। मतलब जो प्रोटॉन के केस वाला था वो कम था, तो वही लिखा है फॉर एनी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के वो जो मास साइंटिस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, दिस मास वाज फाउंड टू बी लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम, मतलब एटम के एक्चुअल मास से वो कम आ रहा था। तो आप देखो, अगर तो एटम में सिर्फ प्रोटॉन होते, है ना, सपोज ये हमारे पास एटम है और ये एक एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम का मास होगा ही नहीं। प्रोटॉन का मास होता है और प्रोटॉन्स का मास होता है, इसका मतलब एटम पूरे का मास किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो अगर ऐसा होता, जो प्रोटॉन को लेके मास हम निकालते वही एक्चुअल मास होता है एटम का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अगर प्रोटॉन ही होते, न्यूट्रॉन ना होते, तो जो एक्चुअल मास होता प्रोटॉन को लेके जो मास आता कैलकुलेट करके वही मास होना चाहिए था एटम का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा डिफरेंट एटम्स में क्या हो रहा था, देखो डिफरेंट एटम्स में ये हो रहा था कि जो प्रोटॉन को लेके मास आ रहा था वो एटम के मास से डिफरेंट आ रहा था, मतलब लेस आ रहा था। तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन को लेके जो हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल मास ऑफ एटम से कम है, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी होगा, कोई और भी पार्टिकल होगा जिसका मास कुछ ना कुछ है। हम क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकल को यहाँ ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मास कम आ रहा है। तो अगर वो पार्टिकल हम डिस्कवर कर लें तो हमारा फिर मास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा एटम का मास, ठीक। तो वो जो पार्टिकल था वही पार्टिकल था न्यूट्रॉन, तो उसी की हम स्टडी करेंगे। अब आप एक पॉइंट और लिखो, दिस लेड टू द आइडिया दैट देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल्स, आइडिया दैट देयर मस्ट बी some other particles present in the nucleus, present in the nucleus. These particles should be neutral but should have considerable mass, should have considerable mass। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आइडिया आया था साइंटिस्ट के दिमाग में कि अगर वहाँ से अगर सिर्फ प्रोटॉन को लेके एटम का मास एक्चुअल मास से कम आ रहा है तो इसका मतलब कुछ और भी पार्टिकल होंगे, और वही लिखा है यहाँ, दिस लेड टू द आइडिया दैट देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल्स, मतलब इसकी वजह से एक आइडिया आया था साइंटिस्ट के दिमाग में कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल होंगे, और दीज पार्टिकल शुड बी न्यूट्रल, मतलब ये पार्टिकल न्यूट्रल होंगे, क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन के ऊपर था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, ओवरऑल एटम न्यूट्रल था, चार्ज तो कुछ और हो नहीं सकता, एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है, तो प्लस प्रोटॉन के ऊपर था माइनस इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, इसका मतलब एटम न्यूट्रल था। तो देखो ये हो सकता है कि वो जो पार्टिकल है नया उसके ऊपर कुछ ना कुछ मास हो, तो वही लिखा है दीज पार्टिकल्स शुड बी न्यूट्रल, मतलब वो पार्टिकल्स न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है, बट शुड हैव कंसिडरेबल मास, लेकिन उनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कैसे पता चला था कि न्यूट्रॉन हो सकता है एटम में। साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रोटॉन को लेके मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट के केस में हाइड्रोजन को छोड़ के वो मास क्या आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, ठीक है, वो मास डिफरेंट आ रहा था, मतलब एक्चुअल में वो मास जो प्रोटॉन की वजह से कैलकुलेट कर रहे थे वो कम आ रहा था, इसका मतलब कुछ और भी पार्टिकल्स होने चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां से पता चला था न्यूट्रॉन के बारे में। देखो चैडविक इन 1932 performed some scattering experiments, ठीक है, चैडविक साइंटिस्ट है, चैडविक ने 1932 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, ठीक है, इन विच ही bombarded, ठीक है, bombarded some light elements like beryllium, some
लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम एंड बोरॉन विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, बेरिलियम एंड बोरॉन विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, तो आप यहां से देखो कि 1932 में चैडविक ने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उसमें उसने क्या किया था, ही बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम और बोरॉन, मतलब उसने क्या किया, बेरिलियम और बोरॉन है ना, जो ये लाइट एलिमेंट का मतलब हो गया लो एटॉमिक नंबर वाले, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे। बम्बार्ड का मतलब होता है उसके ऊपर फेंके अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ये एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। आप आगे आगे देखोगे, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद रख लो कि उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा किसके ऊपर, लाइट एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे बेरिलियम और बोरॉन के ऊपर। ठीक, अब क्या हुआ देखो, यहां लिखो, ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर emitted, ठीक है, which carried no charge, ठीक, but had mass equal to that of proton, but had mass equal to that of proton। ठीक, तो यहां ये लाइन आप पढ़ो, ही फाउंड दैट, मतलब जब उसने क्या किया, बेरिलियम और बोरॉन जैसे एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर डाला, तो वहां से क्या हुआ, उसने ये पाया कि सम न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड, मतलब वहां से कुछ न्यू पार्टिकल एमिट हुए। जैसे मैं यहां लिखता हूं बेरिलियम ना, तो अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर छोड़ा तो यहां से कुछ न्यू पार्टिकल निकले। ठीक है, सम न्यू पार्टिकल वर एमिटेड विच कैरिड नो चार्ज, मतलब उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, बट हैड अ मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन उनका मास था किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर। ठीक, दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन, यहां लिख लो, दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसी पार्टिकल को क्या बोला था, न्यूट्रॉन। किस पार्टिकल को, जब चैडविक ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम और बोरॉन के ऊपर अल्फा पार्टिकल छोड़े थे, वहां से कुछ और पार्टिकल निकले थे, उन्हीं पार्टिकल को क्या बोला था, न्यूट्रॉन। वो जो पार्टिकल निकले थे उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, लेकिन मास था, है ना, मास था किसके बराबर, प्रोटॉन के मास के बराबर। तो मतलब यहां से क्या निकला था, न्यूट्रॉन। तो ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो अभी आप न्यूट्रॉन की डेफिनेशन लिख सकते हो, हेंस अ न्यूट्रॉन may be defined as मतलब न्यूट्रॉन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ठीक है, दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज, विच कैरीज नो चार्ज but has mass equal to the mass of proton। ठीक, तो पढ़ के आप समझ सकते हो। देखो, न्यूट्रॉन में भी डिफाइंड है, मतलब न्यूट्रॉन को ऐसे डिफाइन किया था कि ये भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, विच कैरीज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास है, किसके बराबर मास है, प्रोटॉन के मास के बराबर। ठीक, और प्रोटॉन का मास किसके बराबर था, हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि न्यूट्रॉन का मास कितना था, हाइड्रोजन एटम के बराबर मास था। तो देखो ये फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से एक्चुअल में एटम का पूरा मास आता है। ठीक, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है, सपोज देखो मैं एटम बनाता हूँ, यहाँ प्रोटॉन से, पहले तो ये था ना, पहले ये पता चला था कि एटम में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और जितने देखो, और प्रोटॉन का प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है। लेकिन जब मास कैलकुलेट किया था तो उस टाइम क्या हुआ था, मास एटम का कम आ रहा था, सिर्फ प्रोटॉन को जब ले रहे थे उस टाइम एटम का एक्चुअल मास कम आ रहा था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई, क्योंकि मास कम आ रहा था, तो साइंटिस्ट को ये लगा कि एटम के अंदर क्या होगा, कुछ और भी पार्टिकल होंगे जिसका मास होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, यहाँ न्यूट्रॉन भी आ गए थे। अभी आप देखो, प्रोटॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है, दोनों का मास है। अभी जब देखा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास एक्चुअल में क्या किसके बराबर आ रहा था,
एक्चुअल मास ऑफ एटम के बराबर आ रहा था। तो इसलिए न्यूट्रॉन भी अच्छा एक हिस्सा ले रहा है ना यहाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी मास है। तो इस वजह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये तीनों डिस्कवर हो गए, है ना, तीनों डिस्कवर हो गए। और प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है। तो यही तीनों जो थे क्या थे, हमारे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम थे। चलो अभी हम देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं -1, देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ, -1 E0, ये होती है इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन। और प्रोटॉन की होती है हमारी 1p1, ऐसे 1p1 ऐसे करके। और न्यूट्रॉन की कैसी होती है, देखो मैं आपको बता दूं ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। ऊपर है ना, जो ऊपर मास है, ये ऊपर वाली चीज़ है, ये मास है। और नीचे वाली चीज़ क्या है, चार्ज है, चार्ज। इसी तरह ये क्या है, इसका चार्ज है, ये क्या है, मास है। आप देखो इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है, -1, तो यहाँ लिख दिया -1। और मास कितना होता है, 0, मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं ना इसको, तो 0 बोल दिया। तो -1 E0 किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। प्रोटॉन के केस में क्या होता है, चार्ज 1 होता है, चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो +1 को 1 लिखो, चाहे +1 लिखो, प्लस भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ये आ गया चार्ज। और मास भी 1 यूनिट होता है, ठीक। हमने देखा था ना 1 यूनिट बोल दिया था प्रोटॉन के मास को, तो इसको लिख दिया +1 P1, ठीक है। अब आप मुझे बताओ न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, और मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास जितना। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 N1 लिख सकते हैं ना ऐसे। 0 मतलब इसके ऊपर चार्ज, ये चार्ज है ना, चार्ज है ही नहीं। और 1 क्या चीज़ है, ये मास है। और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे इनको हम तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ हमारा खत्म होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाओ, कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम्स, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखो, नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।